चलो देखो, सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग वर्क और एनर्जी, इसमें तीन पार्ट है हमारा। ये पहला तो रहेगा एक वर्क का, सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, और उसके बाद थर्ड पार्ट हम लोग को देखना रहेगा पावर के बारे में। ठीक है, तो मेन हम लोग जो वर्क की बात जो करने वाले हैं, ठीक है, तो हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो वर्क की बात रहेगी और जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क की बात रहेगी उसमें थोड़ा कुछ सब फर्क रहता है। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल ले हम लोग, जैसे मान लो मैं अगर किसी एक पर्सन को अगर बोल दूं कि अगर एक बुक ले करके, या अगर बुक लेकर के मैं बोल दूं कि 10 या 15 मिनट के लिए अगर वो खड़े रहे, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात करें हम लोग कि अगर किसी भी स्टूडेंट को मैंने बोल दिया कि हाँ यार एक काम करो, एक बुक लेकर के 10 से 15 मिनट के लिए खड़े रहो, तो अगर 10 से 15 मिनट के बाद मैं अगर पूछूं कि तुमने पिछले 10-15 मिनट में क्या किया, तो वो यही बोलेगा कि हाँ यार आप सर आपने बोला था कि बुक लेकर के खड़े रहो, तो मैं बुक लेकर के खड़ा था। कुछ ना कुछ ये बोला कि अगर बोला जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखे तो पिछले 10 से 15 मिनट में उसने कुछ ना कुछ काम किया है कि हाँ यार वो बुक लेकर के खड़ा रहा है। लेकिन अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखे तो उसने कोई वर्क नहीं किया। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर देखा जाए तो वर्क डन बाय द स्टूडेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जब भी अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना होता है या वर्क डन देखना हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। यहाँ से ध्यान देना आपने। पहले तो हम लोग वर्क के बारे में थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि पहली चीज क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। अगर मान लो कोई भी अगर जो भी पॉइंट अगर जैसे मान लो अगर सपोज अगर ये इस ब्लॉक को या इस ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर कुछ देर के लिए वो खड़ा रह रहा है, तो वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। लेकिन इस पूरे 10 से 15 मिनट के टाइम इंटरवल में अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो यह इसीलिए जो वर्क डन बाय द स्टूडेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो। तो हमेशा सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि जब भी अगर वर्क होना हो अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले ले अगर इस तरीके का, और इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर मान लो सपोज ये इस डायरेक्शन में कुछ एस मीटर अगर डिस्प्लेस हो रहा है, तो जाकर के सपोज इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ और अगर ये पॉइंट अगर डिस्प्लेस हो रहा है कुछ, तभी इस फोर्स के द्वारा जो होगा वो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, या जैसे मान लो सपोज अगर एक वॉल की बात कर ले, जैसे मान लो ये वॉल है और अगर सपोज कोई भी पर्सन अगर ये कोशिश कर रहा है कि इस वॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करके और इस वॉल को अगर सपोज ये आगे की तरफ मूव कराना चाहता हो, और अगर ये वॉल अगर मूव नहीं कर पा रहा है, तो इस पर्सन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जो जिस पॉइंट पे वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो हमेशा वर्क होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जब भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स एग्जर्ट करें, तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि अपने पास ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जब भी अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होगा तभी जाकर के वर्क डन होगा। अब यहाँ से देखो, एक होगा, एक रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी सभी जानते हो। अगर रिजिड बॉडी की बात करें, रिजिड बॉडी, और एक होगा डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, एक रिजिड बॉडी होगा और एक हो जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी, एक बात बताओ, क्या ये ह्यूमन जो बॉडी है क्या वो रिजिड बॉडी है? क्या ह्यूमन बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है क्या? ह्यूमन बॉडी क्या रिजिड बॉडी है क्या? नहीं है। रिजिड बॉडी होने के लिए जरूरी क्या होता है कि जब अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट के बीच का अगर जो डिस्टेंस है अगर वो हम चेंज नहीं कर पाए, तो वो बॉडी जो होती है वो कौन सी, रिजिड बॉडी होती है। जैसे मान लो अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, ठीक है, अगर इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर के किसी भी दो पॉइंट के बीच जो है वो डिस्टेंस में चेंज नहीं कर सकता।
अब ये तोड़ने की बात नहीं है, तोड़ने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट वो पॉइंट चेंज, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो ऐसे ही अगर रखा जाए तो उस केस में इन दोनों, इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये बॉडी क्या होगी? रिजिड बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम लोग अपने दो फिंगर के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अपने पास जैसे मान लो अपने हाथ और ये अगर शोल्डर की बात करें तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी क्या होगा? रिजिड बॉडी नहीं होता है। तो रिजिड बॉडी के केस में अगर हम लोग देखें तो हर एक पॉइंट का जो भी, अगर जैसे मान लो सपोज अगर एक ब्लॉक ले रहा हूं, जैसे मान लो अगर सपोज ब्रिक्स की बात कर ले, तो उस केस में जब अगर रिजिड बॉडी होगा तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ डिस्प्लेस एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है वही पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे सपोज अगर इस मार्कर की बात करूं तो मैं अगर इस मार्कर को यहां से लेकर के यहां तक, सपोज मैं फोर्स इस वाले एंड पे लगा रहा हूं, लेकिन अगर इस फोर्स यहां से अगर सपोज ये मार्कर ले लेता हूं मैं, अगर इस मार्कर के ऊपर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, तो उस केस में भी जो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है वही इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रिजिड बॉडी के केस में हम लोग जब भी अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा रिजिड बॉडी के पूरे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करें तो उस केस में जैसे मान लो अगर हमने एक बलून ले लिया, ठीक है, अगर बलून ले लिया, सपोज मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में एफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं। अगर इस केस में देखें तो अगर मैं एफ फोर्स एग्जर्ट करूंगा तो हो सकता है ये बॉडी का जो शेप होगा वो कुछ इस, ये बलून का शेप कुछ इस तरीके का होगा। इस केस में अगर देखें तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के इतना दूर हुआ और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ है ना? इस केस में अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? 0। तो यहां देख सकते हम लोग कि जब रिजिड बॉडी की बात करें, ठीक है, डिफॉर्मिंग बॉडी जैसे मान लो मैं ले रहा हूं, बलून की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं और इधर से इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं, बलून का शेप कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब मैं अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं तो वो इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया, वो इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया। इस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? 0। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो। रिजिड बॉडी के केस में ये चीज हो सकता है, लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में ये चीज नहीं होता। वैसे हम लोग इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्ट या जिसके ऊपर भी वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो सारा वर्क डन हम लोग कैसी बॉडी के बारे में बात करेंगे? रिजिड बॉडी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, एक पॉइंट क्या होगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और एक और बात क्या देखा अपन ने कि जो हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। रिजिड बॉडी है तो होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी है तो नहीं होगा। चलो लिख लो एक बार वर्क डन के बारे में, एक बार डेफिनेशन लिख लो इसकी। वर्क डन बाय अ फोर्स, लिख लो, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is defined as is defined as the product of magnitude of force, is defined as the product of magnitude of force and displacement of point of application of force, displacement of point of application of force on object along the direction of force। अब एक बात देखो यहाँ पे, along the direction of force,
या मैंने क्या बोला कि सबसे पहले एक चीज तो जरूरी है कि वर्क होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। जैसे मान लो अगर हम लोग देखें कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर एक कर्व्ड पाथ पे अगर मूव कर रहा है, ठीक है, कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, सपोज इस पे इस डायरेक्शन में अगर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, कोई एफ फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर देखे तो डी आर डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में, अगर काफी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए देखे तो डी आर डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है टेंजेंट के लॉन्ग। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर के डायरेक्शन में, ठीक है। यहां से अगर देखें तो इस कंपोनेंट को हम लोग कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, रेडियल कंपोनेंट, और इस वाले कंपोनेंट को हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। अब एक बात देखो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो इस dr जो हो रहा है इस डायरेक्शन में, उसके लिए कौन सा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, एफ आर या एफ टी, एफ टी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस केस में मैंने क्या बोला यहाँ पे कि वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर, ये तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मान लो अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में इसी के अलोंग डिस्प्लेस हो रहा है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स यही पे लग रहा है और यही डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने एक और चीज बोला कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो इसके डिस्प्लेसमेंट में हमारा कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, एफ टी, एफ टी रिस्पॉन्सिबल होगा। एफ आर का कोई भी एफ आर का जो है वो इस डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर मान लिया हमने इसके बीच का एंगल थीटा है तो वर्क डन जो डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है जो इस डीआर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, जो कि कौन सा है, एफ टी। यानी बेसिकली ये एफ डॉट डी आर हमें क्या देगा एक तरह से, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इंटू डी आर, क्या ये चीज लिख सकते हैं क्या, हाँ है ना। एक बार देखो डॉट प्रोडक्ट से हमने देखा होगा कि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग जो होगा तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट से, और डॉट प्रोडक्ट से करते हैं तो एफ डॉट डी आर लिखा अपन ने डॉट प्रोडक्ट, और एफ डॉट डी आर यानी क्या आएगा बेसिकली कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर कॉस थीटा, यही आएगा, हाँ है ना, एफ डी आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। और एफ कॉस थीटा जो है बेसिकली है क्या कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट, और जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, टेंजेंशियल फोर्स, यानी ये किसके बराबर है, एफ टी इंटू डी आर के, और इसी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा कौन सा होगा, टोटल वर्क डन देगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट से अगर कोई क्वांटिटी मिल रहा है तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसका एसआई यूनिट अगर बात करें तो एसआई यूनिट क्या मिलेगा अपने को, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स का अपना कौन सा है, फोर्स का न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या मिलेगा अपने को, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट अगर हम लोग देखें तो क्या मिलेगा अपने को, अर्ग, और ये अर्ग जो होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग, डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। और 1 जूल इक्वल्स टू किसके बराबर है होता है, 10⁷ अर्ग की, 1 जूल इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 10⁷ अर्ग। ये हमने डिफाइन किया है किसी पर्टिकुलर एक फोर्स के द्वारा, जो वेरिएबल फोर्स है उसके कारण वर्क डन डिफाइन किया है। अगर एक बात देखो, अगर हम मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, सपोज ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे अगर एक एफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एस के बराबर है, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना, थीटा। फिर से अगर देखें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट इसके कौन कौन से होंगे, एक इधर की तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर। ये हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसको क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर के लॉन्ग कौन सा, एफ साइन थीटा, यही आएगा। यहाँ पे वर्क डन अगर हमें देखना हो, सबसे पहले अगर कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन देखना हो तो वर्क डन के लिए कौन सा फोर्स का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा,
एफ कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसका जो कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, ये कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। तो यहां से हम लोग वर्क डन अगर एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा देखें तो क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा इनटू किसके बराबर, एस के बराबर। और यही बेसिकली क्या आएगा, एफ डॉट एस के बराबर। अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन आएगा वो किसके बराबर, एफ डॉट एस, यानी किसके बराबर, एफ कॉस थीटा इंटू एस। ये बेसिकली है क्या, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा क्या है हमारा, कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग किसके, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू किसके बराबर, इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू एस को, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एफ इंटू एस कॉस थीटा के बराबर, हाँ है ना, क्या ये चीज लिख सकते हैं क्या, एफ इंटू किसके बराबर, एस कॉस थीटा के बराबर, ये चीज लिख सकते हैं। तो एस कॉस थीटा बेसिकली है क्या, अब एक बात देखो, एस कॉस थीटा हमारा क्या है कि इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है उसका कंपोनेंट किसकी तरफ, फोर्स के अलोंग। तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू क्या लिखेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग किसके, अलोंग फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो ये दो तरीके से हम लोग अगर किसी कांस्टेंट फोर्स के कारण हम लोग अगर वर्क डन डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, या तो फोर्स का कंपोनेंट आप किसके अलोंग ले लो कि इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग। दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, वर्क डन। इसलिए मैंने उसमें जो डेफिनेशन जो मैंने लिखा था उसमें क्या लिखा था कि एक तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और किसके अलोंग, तो या तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग। क्लियर हो गया यहां तक सभी को, हाँ है ना, क्लियर हो गया सभी को यहां तक। चलो अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अगर मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हो, सबसे पहले कुछ कांस्टेंट फोर्सेज के कारण जो है ना उसके द्वारा वर्क डन अगर हम लोग देखते हैं, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये वाई एक्सिस, इस यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर ये आर आई वेक्टर है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दो चार फोर्सेज लग रहे हैं, मान लो हमने दो चार फोर्सेज कौन कौन से ले लिए, एक इस डायरेक्शन में F1 फोर्स ले लिया, इस डायरेक्शन में F2 फोर्स ले लिया, इस डायरेक्शन में F3 फोर्स ले लिया, इस डायरेक्शन में एक F4 फोर्स ले लिया। और अगर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर बाद ये इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इस पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा आएगा डेल्टा आर वेक्टर, यही आएगा। इस केस में अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेज अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं तो टोटल वर्क डन जो आता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स एफ नेट डॉट डेल्टा आर वेक्टर, एफ नेट डॉट किसके बराबर, डेल्टा आर। अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेज अगर लग रहे हैं, 4 फोर्स 5 फोर्स अगर लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नेट फोर्स डॉट डेल्टा आर वेक्टर। अभी हमने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा वर्क डन, तो एफ नेट डॉट किसके, डेल्टा आर वेक्टर के। एफ नेट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 प्लस F4 वेक्टर और डॉट किसके बराबर, डॉट डेल्टा आर वेक्टर, यही आएगा अपना। क्लियर है यहां तक सभी को। अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेज लगेंगे तो इन सब का एफ नेट वेक्टर कैसे लिखेंगे, सबका वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट डेल्टा आर। अगर मान लो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना हो, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो F1 वेक्टर को क्या लिखोगे,
आप F1x i कैप प्लस F1y कैप और प्लस F1z k कैप। वैसे ही अगर हम लोग लिखे तो F2 को क्या लिखोगे, F2 को F2x i कैप प्लस F2y कैप प्लस F2z k कैप। अब एक बात देखो, वैसे ही अगर हम लोग सबका अगर देखें तो अगर सबका यहाँ पे नेट फोर्स अगर निकालना हो तो क्या नेट फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, F नेट वेक्टर इक्वल्स टू क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा Fx i कैप, क्योंकि सबका समेशन आएगा। अगर मान लो अपने पास 3-4 फोर्सेज हैं, क्या करेंगे, सबका समेशन सिग्मा Fx i कैप प्लस सिग्मा Fy j कैप और प्लस सिग्मा Fz k कैप। और वही अगर हम लोग बात करें डेल्टा आर वेक्टर की, तो डेल्टा आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप और प्लस डेल्टा जेड के कैप। तो यहां से अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, वन नेट वर्क डन इक्वल्स टू, तो सिग्मा एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस सिग्मा एफ वाई इंटू डेल्टा वाई और प्लस सिग्मा एफ जेड इंटू डेल्टा जेड के बराबर, यही आएगा। जब भी अगर मान लो सपोज अगर वेक्टर फॉर्म में 2-4 फोर्सेज अगर दिए हो तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक मिनट, सिग्मा एफ वाई इंटू डेल्टा वाई और प्लस सिग्मा एफ जेड इंटू डेल्टा जेड, यही आएगा। अगर मान लो अपने पास 3-4 फोर्सेज अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हो तो क्या करना है कि सबका अपने पास एक्स कंपोनेंट ऐड करना है और एक्स डायरेक्शन में सबका डिस्प्लेसमेंट, फिर वाई डायरेक्शन का सबका फोर्स का कंपोनेंट इनटू वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, उनका प्रोडक्ट, और जेड डायरेक्शन सबका जेड कंपोनेंट फोर्स का इनटू जेड डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट। अब इस पे सवाल कैसे आ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर एक फोर्स ऐसा दिया जाए, अगर एक फोर्स ऐसा दे दिया हो कि मान लो अपने पास F1 अगर फोर्स दे दिया हो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, F2 वेक्टर क्या दे दिया हो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और अगर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे दिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया हो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, यहां से वर्क डन अगर निकाले, वर्क डन किसके बराबर आएगा एक बार कैलकुलेट करके बताओ। एक मिनट, एक क्या हो गया, हाँ रुक जाओ, एक स्क्रीन बैक करने के लिए बोला। बेटा वो बाद में देख लेना, अभी ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स अब इसमें नोट करोगे तो फिर कैसे होगा। ये वर्क डन निकालो एक बार, वर्क डन कैलकुलेट करो एक बार, कितना आ रहा है वर्क डन। कुछ नहीं करना, सबका एक्स कंपोनेंट सबका वाई कंपोनेंट वही देखना। यहाँ से देखो हमें क्या करना है, सबका एक्स कंपोनेंट, यहाँ से देखो सबका एक्स कंपोनेंट, इसका 2 और इसका 1, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, और 3 इंटू अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो पहले डेल्टा आर कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा आर कितना, तो फाइन आर एफ माइनस आर आई कितना आएगा 2 माइनस 1 आई कैप माइनस 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 5 जे कैप, ये कितना आएगा, ये तो 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से वर्क डन कितना, तो ये देख लो 2 प्लस 1 3 इंटू 1 3, और ये कितना 3 प्लस 2 5 इंटू माइनस 5 कितना आएगा माइनस 25, किसके बराबर माइनस 22 जूल के बराबर, यही आएगा वर्क डन। टोटल वर्क डन जो आएगा वो कितना माइनस 22 जूल। क्लियर है सभी को, हाँ है ना। 19 किसका आया था माइनस 19, क्लियर है। चलो अभी एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहां से एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, फॉर रिजिड बॉडी, एक पॉइंट लिख लो वहां पे, फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी displacement of, for rigid body displacement of point of application of force, for rigid body displacement of point of application of force
will be same as that of, for rigid body, displacement of point of application of force will be same as that of displacement of object, as that of displacement of object. But for deformable object, but for deformable object, it may be different. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि कभी कभी ऐसा होगा कि अगर मान लो कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई ऐसा फोर्स भी होगा जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसके कारण वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग देखें कि सपोज अगर ग्राउंड से यहां से एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट ले लो, अगर इस एम मास के ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करके और कुछ एच हाइट ऊपर डिस्प्लेस कर लिया, ठीक है, ये एम मास का ऑब्जेक्ट था, ऊपर की तरफ एक एफ फोर्स एक्सर्ट किया और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एच हाइट तक। अगर पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया तो इस केस में यहाँ पे अगर एफ फोर्स एक्सर्ट करके मैंने डिस्प्लेस कर लिया है तो यहाँ इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में केवल एफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, हाँ है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कौन से फोर्स ने किया है, इस एफ फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा था वो इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है। इस पे एक और फोर्स लग रहा है mg, लेकिन वो इस फोर्स इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग mg के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ है ना। यहां से इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स जो F लग रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग mg के द्वारा जो इसके ऊपर लग रहा है वो फोर्स का वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ नेट बेटा टोटल वर्क डन की बात करेंगे। मैं एक बात बताओ कि जब टोटल वर्क डन की बात करेंगे उस केस में नेट फोर्स की बात करेंगे। मैंने देखो अगर पिछला जो एग्जांपल लिया था उसमें टोटल वर्क डन जब लिया था तो उस केस में नेट फोर्स लिया था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस इस एफ फोर्स ने किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसके ऊपर जो mg फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ कि हाँ अगर पार्टिकल का अगर वर्क डन बाई mg मैं कैलकुलेट करूँ तो किसके बराबर आएगा, तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना आएगा, तो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, यानी इनके बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, तो किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ mgh के बराबर यही आएगा। तो एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि वी मे कैलकुलेट F माइनस mgh, ये सही है बेटा। अगर F नेट की बात करें तो सही है वो, ठीक है। F माइनस mgh जो है वो तब सही है जब आपको नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए। चलो, वी मे कैलकुलेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, we may calculate work done on an object due to a force, due to a force which is not the cause of, which is not the cause of, which is not the cause of displacement of object, which is not the cause of displacement of object। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर मान लो कभी एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हो, सपोज यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी एम मास का ले लो, अगर इसके ऊपर एक F1 फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक F2 फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, एक F1 फोर्स आगे की तरफ और एक F2 फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ले लेता हूं इस डायरेक्शन में s मीटर डिस्प्लेस हुआ, इस केस में अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जो एक से ज्यादा फोर्स से जब लग रहे हो तो उस केस में हर एक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो दूसरे फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मान लो अगर मैं F2 फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन कैलकुलेट करूं तो उस केस में वर्क डन बाई अगर F2 फोर्स अगर लिख रहा हूं या F1 की बात करूं, वर्क डन बाई F1 फोर्स अगर मैं लिखूं
तो वर्क डन बाई F1 फोर्स किसके बराबर होगा? F1 इंटू एस के बराबर, हाँ है ना। अगर वही मैं अगर बात करूं कि वर्क डन बाई F2 फोर्स, वर्क डन बाई F2 फोर्स अगर देखे तो किसके बराबर? F2 फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, तो माइनस ऑफ F2 इंटू एस के बराबर। तो यहां से देखो, अगर जब भी अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हो, तो किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो दूसरे फोर्स के वर्क डन से इंडिपेंडेंट होगा। उसमें ये डिपेंड नहीं करेगा कि हाँ ये इसके ऊपर एक और फोर्स इधर लग रहा है या ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है या किसी और डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक और पॉइंट लिखो, when several forces act on an object, then work done by a force is independent of work done by another force, is independent of work done by another force। अब एक और बात है, जैसे मान लो यहां से एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट मैंने रिलीज किया, ठीक है, स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस में मैंने रिलीज कर दिया किसी एच हाइट से, ये रिलीज कर दिया है किसी एच हाइट से मैंने रिलीज कर दिया है, ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ पे थोड़ी देर बाद आएगा। दूसरा केस मैं ले रहा हूं कि सेम ब्लॉक को स्लोली में ला रहा हूं, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में एक एफ फोर्स लगा रहा हूं और ये एफ फोर्स किसके बराबर लग रहा है? mg के बराबर, ठीक है। नीचे भी इस पे mg फोर्स लग रहा होगा। ये धीरे धीरे यहाँ पे इस वाले ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है वो ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। पहले केस में मैंने ब्लॉक को रिलीज कर दिया, जैसे ही ब्लॉक को मैं रिलीज करूंगा इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? एक्सेलरेटेड। ऑब्वियस सी बात है, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। और ये अगर मान लो ये हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव कर रहा है। दोनों केस में अगर मैं वर्क डन बाई mg कैलकुलेट करूं, दोनों केस में सेम या डिफरेंट? दोनों केस में अगर मैं वर्क डन बाई mg अगर कैलकुलेट करूं तो दोनों केस में सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा, क्योंकि यहां से देखो मैंने क्या बोला कि अभी अगर किसी एक ब्लॉक के ऊपर अगर एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फोर्स होता है। यानी अगर मैं सिर्फ mg के कारण वर्क डन कैलकुलेट करूं तो इस केस में भी कितना आएगा? प्लस mgh। और इस केस में भी किसके बराबर आएगा वर्क डन बाई mg? किसके बराबर? तो वो भी कितना आएगा? mgh के बराबर, ठीक है। तो अब एक बात देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? टाइप्स ऑफ मोशन, चाहे वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, दोनों केस में वर्क डन जो आएगा वो क्या होगा? सेम। तो एक पॉइंट और लिखो कि for a particular displacement, work done by a force for a particular displacement, work done by a force is independent of types of motion, is independent of types of motion। अच्छा एक और बात बताओ, इस केस में पार्टिकल मान लो अगर 10 सेकेंड में आ रहा है तो इस केस में क्या ग्रेटर देन 10 सेकेंड में आएगा? हाँ है ना। अगर पहले केस में पार्टिकल जो है अगर 10 सेकेंड में आ रहा है तो दूसरे केस में क्या पार्टिकल ग्रेटर देन 10 सेकेंड में आएगा? हाँ या ना? आएगा। लेकिन फिर भी दोनों केस में वर्क डन बाई mg जो है वो क्या है? सेम आ रहा है। यानी एक और पॉइंट है कि जो mg के द्वारा, केवल mg नहीं, किसी भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा? टाइम होगा। जैसे मान लो अगर यही फोर्स, अगर मैं इसके ऊपर अगर सपोज m मास का ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं, अगर ये पार्टिकल इधर की तरफ कोई 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है,
दूसरा केस अगर देखें कि पार्टिकल के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और ये 2 न्यूटन में इधर फिर से एक और 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, वो भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर इस केस में मैं 5 मीटर ले रहा हूं, तो इस 10 न्यूटन के द्वारा जो वर्क डन होगा, क्या दोनों में सेम होगा या अलग अलग? सेम ही होगा। जो लेकिन इस केस में टाइम ज्यादा लगेगा, इस केस में टाइम कम लगेगा। तो यही चीज एक और हमें देखना है कि जो वर्क डन बाय अ फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। लेकिन कब? एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक केस में मैं यही चीज लिखा रहा हूँ कि फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो इसके बाद कि फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट work done by a force, for a particular displacement work done by a force is independent of is independent of is independent of time is independent of time। अब एक और बात देखो, जब भी अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग इससे पहले जो भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो पढ़ते थे, तो उस केस में हम लोग बात करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस, अगर पर्टिकुलर एक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते थे। लेकिन कभी भी वर्क डन जो हम लोग बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करेंगे, हम लोग वर्क डन कभी भी इंस्टेंटेनियस वर्क डन डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक और पॉइंट लिख लो कि वी कैन नॉट डिफाइन we cannot define we cannot define work done, एक मिनट, we cannot define instantaneous work done, we cannot define instantaneous work done, it is always defined for it is always defined for a time interval, it is always defined for it is always defined for a time interval। कभी भी इंस्टेंटेनियस वर्क डन डिफाइन हम लोग नहीं करेंगे, इंस्टेंटेनियस वर्क डन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस पावर की जरूर बात करेंगे, ठीक है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्क डन हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बात देखो, ये हमने देखा वर्क डन, अगर सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक एफ फोर्स लग रहा है इधर के डायरेक्शन में, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो, थीटा एंगल हो, तो इस केस में वर्क डन हमने कैसे डिफाइन किया, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस के बराबर। यही यहां से हमने क्या देखा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब एक बात देखो कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकती है, हाँ है ना। कॉस थीटा की वैल्यू क्या नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो एक बार देखो केस वन कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0, तो वर्क डन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। थीटा इक्वल्स टू अगर 0 हो तो वर्क डन क्या आएगा हमारा, एक मिनट, थीटा अगर यहां से देखो, अगर हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि फोर्स कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों अगर नॉन जीरो है, तभी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में अगर थीटा लेस देन किससे हो, 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री हो, उस केस में वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर मान लो केस थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, उस केस में वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो वर्क डन कैसा आएगा उस केस में, 0 के बराबर। तो ये ध्यान रख लेना है, वर्क डन यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों हो सकता है, ठीक है। ये हमारा था पूरा कांस्टेंट फोर्स के बारे में, वर्क डन के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालो वर्क डन, नेक्स्ट हेडिंग डालो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। यहां से देखो, मान लिया अगर सपोज ये पार्टिकल जो है इस कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो
और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे dr इधर के डायरेक्शन। वर्क डन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr, ऐसे डिफाइन करेंगे। अभी हमने देख लिया था। यहां से अगर देखे, अगर हमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट में अगर लिखना हो तो f को मैं क्या लिख सकता हूँ, f वेक्टर इक्वल्स टू, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप। डी आर वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहां से अगर वर्क डन हम लोग डिफाइन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहां से अगर एक बार देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाले का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एफ जेड डी जेड। एक बार बताओ, ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे लिखा मैंने डॉट प्रोडक्ट करके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से एक बार देखो, हमें क्या करना है कि बस एक्स कंपोनेंट का और फोर्स का एक्स कंपोनेंट लो, उसका जो जो भी डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो उसका इंटीग्रेशन, वाई कंपोनेंट के फोर्स का वाई कंपोनेंट के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो उसके साथ इंटीग्रेशन और जेड वाले के साथ। क्लियर है ये चीज, हाँ है ना, ये बताओ क्या ये चीज क्लियर है सभी को। यहां से डॉट प्रोडक्ट किया मैंने आई वाले का आई के साथ, जे का जे और के वाले का के साथ। चलो अब यहां से देखो एक सवाल लिखो कि मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एफ वेक्टर जो लग रहा है वो कितना, तो 3x² आई कैप प्लस 4y जे कैप। पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ है वो अगर 0,0 से 2,3 तक डिस्प्लेस हुआ है। वर्क डन कैलकुलेट करो एक बार, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करो। यहां से देख लो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, तो 3x², यहाँ से x कंपोनेंट देखो 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4y dy। x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से 2 और ये 0 से कितना 3, ये किसके बराबर x³ लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 2 प्लस ये किसके बराबर 4y² यानी 2y² और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 किसके बराबर 8 प्लस ये किसके बराबर 18, कितना आएगा ये 26 जूल, यही आएगा। चलो एक और सवाल लिखो, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है a इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ बी एक्स, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है 0 से d, वर्क डन निकालो। x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है a इंटू ई टू द पावर माइनस बी एक्स, a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है यार, अब ये तो इंटीग्रेशन है बस। यहां से क्या लिखेंगे, x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन में तो सिर्फ x कंपोनेंट देखो एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ a e टू द पावर माइनस ऑफ बी एक्स डी एक्स, लिमिट 0 से d, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिससे नहीं हुआ होगा इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी दिक्कत होगा, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e टू द पावर ax अपॉन कितना a के बराबर, यही आएगा। यहां से देखो अभी इसके बराबर देखे तो a और b पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन कितना e टू द पावर माइनस ऑफ बी एक्स अपॉन में कितना माइनस ऑफ b, लिमिट कहां से कहां तक 0 से d तक। एक काम करते हैं, यहां से अगर देखे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर a बाई बी मैं लिख देता हूं, और अगर ये लिमिट इनवर्स कर देते हैं तो पहले एक बार 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो कितना 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ b इंटू किसके बराबर d के बराबर। कितने लोगों का ये आंसर आया था, चलो एक और सवाल लिखो। चलो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स F वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर लग रहा है t² आई कैप। F वेक्टर जो लग रहा है उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो कितना t² आई कैप। उसके बाद लिखो
particle is initially at rest, particle is initially at rest and mass of the particle is 1 kg, and mass of the particle is 1 kg. Find work done on an object, find work done on the object in 1 second, find work done on object in 1 second. फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन डी, वर्क डन इक्वल्स टू कितना, एफ डॉट डी एस, यही लिखते हैं हम लोग। वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। वर्क डन अगर एक वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन लिखते हैं, यही लिखते हैं हम लोग। अब एक बार देखो, यहां से पार्टिकल जो है, पहले तो पार्टिकल रेस्ट पे है और इसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, वो भी एक कांस्टेंट डायरेक्शन में। एक आई कैप जो दिया हुआ है वो हमें क्या बता रहा है कि पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि एक्स एक्सिस है। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, वेरिएबल फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगे तो पार्टिकल जाएगा भी इधर ही और फोर्स भी इधर ही लगेगा, हाँ है ना। अगर मान लो कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, उस पे अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो और पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू हमेशा किसके बराबर, 0 डिग्री, हाँ है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस के बराबर। अब एक बार देखो, वर्क डन की वैल्यू अगर किसी ने टी स्क्वायर, सॉरी फोर्स की वैल्यू अगर टी स्क्वायर लिखे, तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वेरिएबल टी है और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हम लोग एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में ds की जगह पे रिप्लेस करना होगा और वेरिएबल क्या लाना होगा, या तो t ले आओ वेरिएबल t के टर्म्स में, या t की जगह पे डिस्प्लेसमेंट ले आओ। तो यहाँ से f इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टी स्क्वायर के बराबर। यहां से अगर देखिए मास की वैल्यू 1, यानी a की जगह पे मैं लिख सकता हूं dv बाई डी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत यहां से, dv बाई डी टी किसके बराबर, टी स्क्वायर। फाइनली यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dv इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी टी। अब लिमिट यहां से ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है, s और t का रिलेशन। तो t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास पता है कि वेलोसिटी कितनी है, 0, और t इक्वल्स टू टी टाइम पे वेलोसिटी v निकालना होगा, किसी वेरिएबल टाइम पे निकालना होगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन चाहिए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि v इक्वल्स टू किसके बराबर, टी क्यूब बाई 3 के बराबर, यही आएगा। v की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 3 डी टी, यही आएगा। जब पार्टिकल इनिशियली अगर रेस्ट पे है, तो उस केस में जब t 0 होगा, तो t जब 0 तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी 0। तो t टाइम पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट s, यानी s इक्वल्स टू किसके बराबर, तो t की पावर 4 अपॉन कितना, 12, यही आएगा, हाँ है ना। यहां से मैं लिख सकता हूं कि t इक्वल्स टू किसके बराबर, 12 इंटू एस की पावर किसके बराबर, 1/4, यही लिख सकते हैं। तो 12 की पावर 1/4 इंटू एस की पावर 1/4। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्लियर। मैं यहाँ पे अगर टी स्क्वायर, एक मिनट, टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना अपने को, टी स्क्वायर की वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। टी स्क्वायर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू एस की पावर 1/2 के बराबर, यही लिख सकता हूं। यहां से फाइनली ये किसके बराबर आएगा, तो ये 2√3 इंटू एस की पावर 1/2 के बराबर। तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, 2√3 इंटू एस की पावर 1/2 डी एस। अब एक बात बताओ, जो एस का जो लिमिट, एस की जो लिमिट है वो कैसे फाइंड करेंगे, एस की लिमिट इनिशियली तो चलो भाई डिस्प्लेसमेंट 0 है चूंकि पार्टिकल रेस्ट पे है,
यहाँ पे अगर मान लो s की अपर लिमिट निकालनी है हमें, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हमें कैलकुलेट करना है। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है? कहाँ पे है? t इक्वल्स टू 1 यानी s इक्वल्स टू किसके बराबर? 1/12 के बराबर, यही आएगा। यहाँ से लिमिट 1/12 पुट कर दो, यहाँ से क्या इंटीग्रेट कर लोगे इसको? हाँ है ना, इंटीग्रेट कर लोगे इसको, वो भी निकाल सकते हो। ds की वैल्यू भी निकाल करके वहां से यहाँ ds की वैल्यू पुट कर दो, 0 से 1 टाइम की वैल्यू पुट कर दो। किसी एक को डिस्प्ले रिप्लेस करना था, वो तो बताए थे। यहाँ से हम लोग देखे तो 0 से लेकर कहाँ तक कर सकते हैं? 1/12 इंटीग्रेट कर लोगे सभी। चलो अब नेक्स्ट अब हमें देखना है कि ग्राफिकल मेथड अगर हम लोग कैलकुलेट करें। अभी एक बात देखो, इसमें एक और वेरिएशन आएगा। अभी बेटा सोच नहीं है तो बड़ा करो। एक बार देखो, इसमें एक और पार्ट आएगा अभी। जैसे मान लो अभी तक जो भी हमने सवाल किया है ना, उसमें एक्स वाले पार्ट में, जैसे मान लो हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न था, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ था, एक्स वाले में जो आई कंपोनेंट जो था उसमें एक्स था, और वाई कंपोनेंट में जो था वो वाई वाला ही था। ठीक है, आगे चल के एक और पार्ट आएगा, अगर आपको शायद अगर किसी को मिल जाए अभी तो अभी उसको सॉल्व मत करना। ठीक है, उसमें क्या रहेगा अपने पास, आई कंपोनेंट यानी जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा उसमें वाई वाला टर्म रहेगा, और जो एक्स वाला जेड सॉरी वाई कंपोनेंट जो होगा उसमें एक्स वाली वैल्यू रहेगी, ये एक्स वेरिएबल रहेगा। वो अभी जब मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब पढ़ाऊंगा उस समय आपको उस तरीके के सवाल कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो कुछ पॉइंट्स भी बताने रहेंगे तो उस समय करा दूंगा। तो अभी इस तरीके का अगर सवाल मिले तो वो अभी मत करना। यहाँ से देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ग्राफिकल मेथड, मान लो अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। अगर हम लोग किसी भी एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अगर वर्क डन कैलकुलेट करें, तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? तो यहाँ से अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करें, ये मान लिया हमने एस मीटर पे डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर देखें, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम लोग फोर्स कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि काफी कम डिस्प्लेसमेंट है। डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फोर्स को लगभग कांस्टेंट ले सकते हैं। हमने वर्क डन जो डिफाइन किया है वो कैसे डिफाइन किया है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस वेक्टर, एफ डॉट डी एस वेक्टर। अब एक बात देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इंटू डी एस का इंटीग्रेशन? हाँ है ना, अगर फोर्स भी इधर ही है डीएस भी इधर ही है तो फोर्स कांस्टेंट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिखो तो ये हमारा बेसिकली इंटीग्रेशन जो आएगा वो होता क्या है, तो एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। यानी जब भी अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हो तो उसका जो एरिया होगा वो हमेशा क्या आएगा, वर्क डन देगा। और अगर मान लो अगर ये जो वर्क डन, अगर ये जो कर्व दिया हुआ है ये वाला पार्ट हमारा जो आएगा वो उसमें वर्क डन पॉजिटिव, और नीचे वाला जो पार्ट आएगा उसमें वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। इस केस में अगर देखें तो जब अगर एरिया ऊपर हो तो उस केस में हम लोग एरिया पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला जो पार्ट का एरिया होगा वो हमें नेगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि यहां से देखो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एफ है और इधर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। जब ऊपर के डायरेक्शन में अगर एरिया है ऊपर वाले पार्ट में है तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पॉजिटिव है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, और इस केस में फोर्स नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है। तो इसीलिए ये वाला एरिया कौन सा लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। क्लियर है ये चीज सभी को?